हेलो बच्चों, बहुत लॉन्ग कमेंट्स आ रहे थे सर ऑर्गेनिक कब स्टार्ट होगा। तो लीजिए भाई साहब, आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जीओसी आइसोमरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आए, इसलिए बहुत ध्यान समझिएगा। कोशिश करूंगा कि लगभग सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं, लेकिन आपको पता है कि एक लेक्चर में बहुत कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा डिलीवर कर पाऊं 1-1.5 घंटे में, जिससे आपका कंप्लीट फायदा हो। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड स्ट्रक्चर हैविंग मोर रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? जब कोई कंपाउंड स्टेबल होता है तो अपनी लोअर एनर्जी में जाता है, और लोअर एनर्जी में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, उसे हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। देखिए, यह है फ्यूरेन, यह है पायरोल। यहां O और N का साइज लगभग बराबर होता है, लेकिन O की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग। जो इलेक्ट्रॉन लविंग है, यानी जो चीज आपको प्यारी है वो आप देना नहीं चाहते, तो क्या ये लोन पेयर इजीली डोनेट नहीं करता, लेकिन ये बहुत तेजी में करता है इसके रिस्पेक्ट में। इसका मतलब इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, तो हम कहेंगे कि इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। क्या बात समझ में आ रही? यहां से देखिएगा, ये प्योर बेंजीन है, यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्या है? क्रॉस कॉन्जुगेशन। अभी हुआ कि यार ये क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है? तो देखिएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, क्रॉस कॉन्जुगेशन समझ लीजिए। क्रॉस का मतलब समझते हो? क्रॉस, खतरे का निशान। तो होता क्या है, जैसे मान लो CH2 माइनस CO OCH3 ये है। तो होता क्या है कि जब ये पाई बॉन्ड यहां ब्रेक करता है तो यहां पॉजिटिव आता है, इस पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कहता है मैं इधर आऊंगा, और इधर O का लोन पेयर कहता है हट पगले मैं आऊंगा। तो इसका मतलब क्या? क्रॉस हो गया। ये है क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या होता है? इसके रेजोनेंस को ये घटाता है और इसके रेजोनेंस को ये घटाता है। क्रॉस हो गया ना बेटा। जैसे मान लो एक गली है, सामने से एक आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो दिक्कत दोनों की होगी। तो इन दोनों का रेजोनेंस ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन कम हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं, यहां पे जो रेजोनेंस होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों मिलके जाते हैं तो रेजोनेंस बढ़ जाता है। सपोज तुमसे कहा जाए कि भाई CH3CO, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराता हूं। तुमसे कहा जाए कि ये बॉन्ड लेंथ है A, C डबल बॉन्ड, और ये बॉन्ड लेंथ है बेटा B। तुमसे कहा जाए A और B की बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना है, तो मैं कहूंगा कि यहां B ग्रेटर देन A होगा। बॉन्ड लेंथ B ग्रेटर देन A क्यों होगा? क्योंकि इफेक्टिव रेजोनेंस यहां बढ़ गया। जब रेजोनेंस बढ़ेगा तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाएगा, और सिंगल बॉन्ड में जाते ही बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। समझो, यहां पे रेजोनेंस है नहीं कुछ। क्या भाई बात समझ में आ गई? कहानी क्लियर होनी चाहिए, देख लीजिए। ओके, सो वापस आते हैं। तो अपन ने कहा यहां क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन कैसे हुआ? देखना, ये यहां गया मान लो, तो यहां पॉजिटिव, तो ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। देखो क्रॉस हो गया, तो इसकी ये भी सही हो गया। यहां देखिएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है ये एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक कंपाउंड, अच्छा निगेटिव चार्ज ये जो देख रहे हो आप, इसके रेजोनेंस के कारण ये एरोमेटिक है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा रेजोनेंस में है। इसका मतलब ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया? हर स्ट्रक्चर में सेकेंड स्ट्रक्चर की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है। क्या भाई बात समझ में आ रही है? क्लियर होना चाहिए बेटा। देखिए ना, क्लियर तो समझ में आ गया भाई, ऐसा ऐसे होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल। जैसे ये कंपाउंड देखिए, ये है और ये है। इसमें आप देखो ना, आपको पता है कि अंदर रेजोनेंस होता है, तो इन दोनों को आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो है ऐसे हैं। तो क्या आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो क्या ये दोनों सेम ही तो होंगे? यानी ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे? आइडेंटिकल। क्या होंगे बेटा? आइडेंटिकल। अच्छा, यहां बात करते हैं बेटा ध्यान से। ये जो कंपाउंड आप देखते हो, ये कंपाउंड यहां पे H होता है, यहां पे H होता है। ये HH रिपल्शन के कारण
ये HH में इतना रिपल्शन होता है भाई साहब कि इसमें रेजोनेंस स्ट्रिक्ट हो जाता है, और ये एरोमेट लगता है कि एरोमेटिक है, लेकिन ये नॉन प्लेनर कंपाउंड हो जाता है क्योंकि इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाता पूरी रिंग में। तो ये नॉन प्लेनर की वजह से क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन प्लेनर की वजह से क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो आप देखो कि यहां जब रेजोनेंस नहीं है, यानी ये डबल बॉन्ड यहां नहीं आएगा, चेक करो, तो यहां सिंगल बॉन्ड से डी जुड़ा है, यहां डबल बॉन्ड से, तो क्या ये दोनों डिफरेंट होंगे, बोलो, और पोजीशन आइसोमर्स होंगे? चेक करो, यहां आप देखोगे ये दोनों आइडेंटिकल कंपाउंड हैं, यहां चेक करो, यहां H और D के बीच में डबल बॉन्ड, देखिए जो ये साइक्लोऑक्टीन दिख रहा है आपको 8 कार्बन का, ठीक है, ये भी नॉन प्लेनर होता है और क्या होता है, एरोमेटिक नहीं है, ध्यान रखना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, नॉन बाथ टब शेप अगर आपको याद हो ना। तो ये दोनों आप देखोगे H और D दोनों डबल बॉन्ड से ही जुड़े हैं, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो गया, डिफरेंट पूछा था, तो क्या डिफरेंट में आंसर भी आएगा? बेटा समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके एक कमेंट से ना मेरी पूरी टीम मोटिवेट होती है। भाई आप तो मेरे को देख रहे हो कि RRD सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं बेटा, इस पूरे प्रोसेस में पूरी टीम लगी है पीछे, जो पर्दे के पीछे जो होते हैं ना, उनका काम ज्यादा होता है। आपके एक कमेंट से जो पर्दे के पीछे वाली टीम है उन्हें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि चलो बढ़िया काम चल रहा है, ठीक है बेटा। इसलिए आपको अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं पसंद आ रहा है तो लिख दीजिएगा कि सर आप यहां गड़बड़ कर रहे हैं, सर पसंद नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम अपन लोग सब सुनने को तैयार रहते हैं। अगर आपको कोई सजेशन होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सुधार की जरूरत होगी तो अपन सुधार करेंगे बेटा, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया, चेक कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर CN बॉन्ड लेंथ। देखिए होता क्या है, बॉन्ड लेंथ कैसे निकालते हैं, जैसे मान लेना, ध्यान सुनना, जैसे मान लो कोई डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड रेजोनेंस में गया, तो बेटा डबल बॉन्ड जब रेजोनेंस में जाता है तो सिंगल में जाता है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हुआ तो बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। अगर कोई सिंगल बॉन्ड है और उसमें रेजोनेंस हो रहा है तो सिंगल से डबल में जाएगा, डबल में जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ये बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां आप देखोगे ये कंपाउंड है, यहां NO2 का SIR लगेगा, इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। SIR क्या होता है, जब कोई ग्रुप लगा होता है उसके आर्थो पोजीशन पे कोई बल्कि ग्रुप लगाते हैं तो ये SIR कारण ये आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, उसके कारण रेजोनेंस स्ट्रिक्ट हो जाता है, रेजोनेंस कम हो जाता है। तो आप देखोगे कि इसकी वजह से ये आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो यहां रेजोनेंस कम हो जाएगा। जैसे यहां रेजोनेंस कम है तो इसका मतलब यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आने का मतलब सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा रहेगी। अच्छा, यहां देखोगे NO2 का ओनली यहां -I ही लग रहा है, यहां पे आप देखोगे कि यहां पे ये -M और -M इफेक्ट और -I इफेक्ट से विड्रॉ करेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा। अच्छा, यहां देखोगे सेम काम है लेकिन यहां पे डबल सिंगल डबल पूरा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है। ये क्या है बेटा, इसमें है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। अगर यहां एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन के चलते रेजोनेंस बहुत ज्यादा होगा, इसका मतलब इस N का लोन पेयर का रेजोनेंस सबसे ज्यादा यहां होगा, यानी ये बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो गई होगी, यानी Z सबसे कम होना चाहिए, यानी या तो आंसर ये है या तो आंसर ए है। क्या दो पार्ट अपने गायब हो चुके हैं, अब एक पार्ट, और इन दो में देखना है कौन सा सही है। तो देखिए सबसे कम रेजोनेंस कहां है, यहां, यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ V की होगी, तो क्या आंसर हो गया बेटा, देखो चेक करो, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं, वैसे चेक कर सकते हो लेकिन देख लो क्या समझ में आया। क्लियर है भाई सबको, गड़बड़ मत करिएगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे एक और समझिए, जैसे मान लो कभी आ जाए CH2CO CH3
और आ जाए CH2, अभी थोड़ी देर पहले समझा रहे थे उसको, ये कर लेते हैं। ये देखो चेक करो, यहां मान लीजिए ये CC बॉन्ड लेंथ A1 है, यहां A2 है, ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड लेंथ यहां B1 है, यहां B2 है। चेक करते हैं, और आपको A1 A2 और B1 B2 में कंपैरिजन करना है, कंपेयर करना है भाई क्या होगा। तो देखो यहां देखोगे यहां रेजोनेंस है, प्योर रेजोनेंस है, कोई रुकावट नहीं है। तो यहां जब रेजोनेंस है तो ये जो सिंगल बॉन्ड आप देख रहे हो क्या ये डबल बॉन्ड में जाएगा? अच्छा, यहां आप देखोगे कि यहां रेजोनेंस तो है लेकिन ये O का लोन पेयर यहां पे क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्या है बेटा? क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो यहां पे इसका रेजोनेंस ये लोन पेयर रोक रहा है, तो रेजोनेंस कम हो गया। तो यानी यहां पे आप देखोगे कि यहां ज्यादा रेजोनेंस है तो यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। यानी क्या A2 का वैल्यू A1 से ज्यादा होगा? चेक करो, बॉन्ड लेंथ है बेटा है ना। अब अगर यहां बात करें तो यहां देखोगे कि यहां आपको बताया था कि इधर भी रेजोनेंस है और इधर भी रेजोनेंस है, तो क्या हम कहेंगे कि यहां रेजोनेंस ज्यादा है इसके रेस्पेक्ट में, तो यानी B2 का वैल्यू भी B1 से बड़ा होगा। चेक कर लेना बेटा, देखो B2 का वैल्यू B1 से बड़ा होगा, क्योंकि आपको बताया ये यहां रेजोनेंस कम हो रहा है, यहां रेजोनेंस कम हो रहा है, लेकिन यहां जो रेजोनेंस होता है वो दोनों के इफेक्ट से बढ़ जाता है, बढ़ जाता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। ये क्रॉस कॉन्जुगेशन का फर्क है। कुछ बुकों में आप देखोगे कि सबसे इफेक्टिव लिखा रहता है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, फिर होता है नॉर्मल कॉन्जुगेशन, फिर सबसे लास्ट क्रॉस कॉन्जुगेशन होता है। ऐसा नहीं है, क्रॉस कॉन्जुगेशन रेजोनेंस को घटाता भी है बढ़ाता भी है। अब अरे हमने तो घटाता ही पढ़ा था, बढ़ाता कैसे? बढ़ाता इसलिए कि डिपेंड करता है कि आप कौन से बॉन्ड का रेजोनेंस कर रहे हो। देखो इस माइनस चार्ज का रेजोनेंस देखोगे तो घट गया, इस अगर यहां ये माइनस चार्ज का रेजोनेंस देखोगे तो घट गया, इस O के लोन पेयर का रेजोनेंस देखोगे तो क्रॉस कॉन्जुगेशन से घट गया, लेकिन यहां रेजोनेंस क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से बढ़ गया। क्यों बढ़ गया बेटा? क्योंकि दोनों साइड से रेजोनेंस हो रहा था। तो हम कहेंगे कि ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन जो इस पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है वो बढ़ रहा है, और जो इस पार्ट में रेजोनेंस हो रहा है वो घट रहा है। देख लो, तो क्रॉस कॉन्जुगेशन घटाता भी है बढ़ाता भी है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा पार्ट देख रहे हो। ठीक है बेटा, ये देखिए करेक्ट ऑर्डर ऑफ CC बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी, रोटेशनल बैरियर एनर्जी। तो देखिए रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होता है? रोटेशनल बैरियर एनर्जी की अगर बात करें तो एग्जैक्टली में क्या है? देखो क्या होता है बेटा, अगर C सिंगल बॉन्ड C है तो C सिंगल बॉन्ड C में क्या होता है? फ्री रोटेशन होता है। सिंगल बॉन्ड आराम से, जैसे कंफर्मेशन में आपने पढ़ा होगा, फ्री रोटेशन होता है, तो इसमें रोटेशनल बैरियर एनर्जी का कोई रोल है ही नहीं। लेकिन अगर डबल बॉन्ड की बात करें लाइक C डबल बॉन्ड C, तो देखो ये तो बनता है आपको पता होगा एक्सियल ओवरलैपिंग से, ओके, और C डबल बॉन्ड C बनता है कोलैटरल ओवरलैपिंग से। ये देखो ऐसे पाई बॉन्ड बनता है, आपने पढ़ा होगा ओवरलैपिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में। तो अगर अपन इसको एक को फिक्स करके दूसरे घुमाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचो अगर आपने इसको फिक्स किया और दूसरे को घुमाया तो बेटा बॉन्ड टूट जाएगा। इसी को कहते हैं रोटेशनल बैरियर एनर्जी। तो एग्जैक्टली में रोटेशनल बैरियर एनर्जी क्या होता है? जो रोटेशनल बैरियर एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डबल बॉन्ड कैरेक्टर के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उतना रोटेशनल बैरियर एनर्जी होगी। क्लियर? जैसे इस क्वेश्चन को भी करते हैं, जैसे सपोज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड है। यहां इसको A लिख देते हैं, यहां B लिख देते हैं बेटा, यहां C लिख देते हैं, और आपसे पूछता है कि इसमें रोटेशनल बैरियर एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। तो आप देखो कि इसमें ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये डबल बॉन्ड, इसमें सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहां आएगा? तो देखिए यहां बेटा अल्फा हाइड्रोजन आप देख रहे हो 9 है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 9। तो 9 के 12 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे
3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 12 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन से ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में जाने की कोशिश करेगा। सो अगर सिंगल बॉन्ड में जाएगा यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर घट गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर घट गया मतलब रोटेशनल बैरियर एनर्जी कम हो गई। तो यहां से आप देखोगे सबसे ज्यादा रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो आएगी सबसे ज्यादा आएगी ए की, फिर बी की, फिर सी की। देखो क्लियर? इट इज अ रोटेशनल बैरियर एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल बैरियर एनर्जी इज टोटली बेस्ड ऑन द डबल बॉन्ड कैरेक्टर। More double bond character, more will be the rotational barrier energy। क्या भाई बात क्लियर हो रही है? देख लीजिए क्लियर। अब इसमें अपने क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो ये डबल बॉन्ड है, एक ये डबल बॉन्ड है, एक ये है। तो देखो एक बात समझो, क्या इसमें प्योर सिंगल बॉन्ड है यानी रोटेशनल बैरियर एनर्जी सबसे कम होगी फोर्थ की। क्यों? है ही नहीं भाई, फ्री बॉन्ड रोटेशन है तो फोर्थ की सबसे कम होनी चाहिए। क्या ये तो ये है, ये तो ये है, चेक करो। ठीक है, अच्छा सबसे ज्यादा इसकी होगी। सबसे ज्यादा इसकी क्यों? क्योंकि इसमें तो डबल बॉन्ड, प्योर डबल बॉन्ड है भाई, ना तो कोई रेजोनेंस है ना तो कोई हाइपर कॉन्जुगेशन है। इसका मतलब क्या? इथीन में प्योर डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, प्योर डबल बॉन्ड है यानी उसमें सबसे ज्यादा रोटेशनल बैरियर एनर्जी होगी, यानी थर्ड सबसे ज्यादा और फोर्थ सबसे कम। वही, कोई फर्क नहीं पड़ा इतना दिमाग लगाने का, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में वही दिया है। इसका मतलब और भी चेक करना पड़ेगा। यहां देखोगे ओ का लोन पेयर है, यहां बी आर है, ये देखो यहां भी रेजोनेंस में है, यहां भी रेजोनेंस में। अब आप देखो कि बी आर का ज्यादा रेजोनेंस होगा कि ओ के लोन पेयर का ज्यादा रेजोनेंस होगा। फिर वही बात, अब यहां बात होगी साइज की। बोले ये क्या है? अभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं साइज की। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, साइज फैक्टर कब डोमिनेट करता है और अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब डोमिनेट करता है? जब एटम के साइज लगभग बराबर हो। लाइक लगभग बराबर कब होंगे? जब हम बात करेंगे एक पीरियड की। अगर सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है तो बेटा सेकेंड पीरियड के एलिमेंट में क्या होता है? एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो बाबू एक इलेक्ट्रॉन से क्या साइज में फर्क पड़ेगा बेटा? एक इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन तीनों के साइज लगभग सेम है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल का होगा तो फिर सेम नहीं है, ऑर्गेनिक में सेम मानते हैं क्योंकि लगभग सेम है। जब क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल में आता है कंपेयर द साइज, तो फिर हम एक इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट देखते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में सेम पीरियड के एलिमेंट का साइज हम सेम मानते हैं। लेकिन अगर पीरियड अलग अलग हो तो फिर साइज फैक्टर डोमिनेट करता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कब देखना? अगर एलिमेंट सेम पीरियड के हैं तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, और अगर अलग अलग पीरियड के हैं तो हम साइज फैक्टर देखेंगे। तो साइज फैक्टर में, साइज फैक्टर से क्या फर्क पड़ता है यार? साइज फैक्टर से कैसे आ जाएगा रेजोनेंस? तो समझिए, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसको कॉन्सेप्ट है, ये है नाली की कहानी। किसकी कहानी? नाली की कहानी। नाली नाला तो सब जानते होंगे। हाँ भाई, कोई इंग्लैंड से आया है तो ये नहीं सुना होगा, लेकिन मेरी समझ में जो लेक्चर देख रहे हैं वो सब हिंदुस्तान के ही है ना। तो के नाली की कहानी की बात करते हैं कि नाली की कहानी क्या है। तो बेटा क्या है कि एक बालक था, इसको बोलते हैं हम लोग जिज्ञासु बालक। जिज्ञासु मतलब कुछ नया करने की चाह है बच्चे में। इसको क्या हुआ, एक नाली मिली और इसने देखा कि नाली का साइज तो ठीक ठीक है, ये क्रॉस करेगा, एकदम खटाक से जंप लगाया और जिज्ञासु बालक नाली पार करके आगे चला गया। अब थोड़ी दूर और गया और ये इसने देखा कि नाली का साइज बढ़ चुका है। नाली का साइज जब बढ़ चुका है, लेकिन क्योंकि ये नाली पार करके आया है, कॉन्फिडेंस से भरपूर है, कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। जब एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो कुछ नया करने की चाह आती है। तो इसने कहा, अरे मैं तो नाली पार करके आया हूं, इसको भी मैं पार कर जाऊंगा। ये बहुत जोर से जंप लगाया और हुआ क्या कि एक पैर इसका नाली में चला गया। बात यूपी बिहार की थी। अपने यूपी बिहार में देखे हैंडपंप बहुत रहते हैं, इसने अपना पैर धुल लिया, खुश हो गया। अच्छा, अब ये थोड़ा और आगे गया और देखा कि नाली का साइज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है।
जब नाली का साइज देखा ज्यादा बढ़ गया तो फिर जोर लगाया कि मैं आज पार करूंगा, लेकिन ये बेचारा यही धमाक। क्लियर? तो मतलब ऐसे समझिए छोटी गंगा समझ के नाले में कूद गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन सब से क्या कॉन्सेप्ट निकला समझो। सपोज आपके पास फ्लोरीन है, आपके पास क्लोरीन है, आपके पास ब्रोमीन है। क्लियर? अगर आप देखो आयोडीन लगा सकते हो, ये साइज नाली की कहानी का मतलब बॉन्ड लेंथ से है बेटा। जैसे जैसे इनके साइज बढ़ेंगे, अच्छा बीआर बहुत चाह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन दे, लेकिन क्या ये वाला केस हो जाता है? देखो, क्योंकि बीआर का साइज बड़ा है, बीआर का साइज बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी है, तो ये बीआर अपने लोन पेयर देना चाहेगा, लेकिन धमाक, समझ रहे हो, तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए जिनका साइज छोटा होता है वो इजीली डोनेट करते हैं। अगर तुमसे कहा जाए कि यहां एफ का प्लस एम कंपेयर करो, तो प्लस एम कंपैरिजन में देखोगे तो एफ का प्लस एम, फिर सीएल का प्लस एम, फिर बीआर का प्लस एम। ये देखो प्लस एम का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी वाया रेजोनेंस। प्लस एम का मतलब समझ में आता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी वाया प्लस रेजोनेंस। ओके, तो यहां साइज कम था, खटाक से दे दिया, इसका थोड़ा था, ये बहुत बड़ा था। आयोडीन तो समझ लो खत्म है। क्लियर? तो यहां आप इस कहानी से क्या रिजल्ट आया कि बाबू यहां ओ अपना लोन पेयर देना चाहता है, यहां बीआर अपना लोन पेयर देना चाहता है। बताओ लोन पेयर ज्यादा कौन देगा, ओ या बीआर? कौन देगा? जल्दी बोलो, हम एकदम आवाज आएगी। ऑब्वियसली ओ का साइज बहुत छोटा है, ओ इजीली दे देगा। जब ओ इजीली दे देगा तो क्या यहां से आप देखोगे ये इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। चेक करिए, तो क्या ये जो डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो गया। अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो गया, इसका मतलब इसकी रोटेशनल बैरियर एनर्जी कम हो गई, यानी सबसे ज्यादा रोटेशनल बैरियर एनर्जी होगी इसकी। फिर किसकी होगी बेटा? इसकी, यानी थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट, थर्ड के बाद फर्स्ट। चेक करो, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं बेटा? देखो मतलब इसमें ना इतने कमेंट आने चाहिए कि मेरे को लगे कि हाँ मैंने आपके लिए मेहनत की है। मतलब ध्यान रखना, क्योंकि देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नाली की कहानी आपको बता दी गई कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो, देखो मान लो आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CHCl है एक, दूसरा आएगा CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड Cl प्लस C आएगा CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड Cl माइनस। ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। ये तीनों क्या है बेटा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए एक ये है, एक ये है। कैसे हुआ मैं बता दूं। देखो ये इधर गया, ये Cl का जो लोन पेयर था इसको कोऑर्डिनेट किया, ये आ गया। इस उल्टा सोचो तो ये पाई बॉन्ड ऐसे ब्रेक किया, ये निगेटिव चार्ज इसको कोऑर्डिनेट किया। अब इन तीनों की स्टेबिलिटी बात करनी है। वैसे होता क्या है, अगर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आए और उनकी स्टेबिलिटी की बात करनी हो तो ध्यान से सुनना, जो मैं एक पॉइंट बोलूंगा उस पर ध्यान रखना। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप अपनी तरफ से ऑर्डर लिख दो कि इसका तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आना चाहिए, तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आना चाहिए। फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम स्टेबिलिटी ऑर्डर निकालते हैं, आप क्या बेसिक मिस्टेक करते हैं। लिख लीजिए, बताना। हर एक बच्चे को दुर्गा माई की कसम है, सबको अपने, जब भी आप लेक्चर देख रहे हो सब अपना खटाक से स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे और उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर मैंने ये लिखा था। ठीक है, कसम दुर्गा माई की, झूठ मत बोलना। अगर झूठ बोले तो रात में फिर दुर्गा माई आएंगी, कनपटिया देंगी ना। ठीक है, तो देखो, तो यहां पे आप देखोगे सी मतलब सबसे ज्यादा ए, फिर सी, फिर बी, सबसे ज्यादा ए, फिर सी, फिर बी। अब आपको बताना है कि कितने लोगों ने ये लिखा है। ठीक है, और ये गलत है। ये क्या है? गलत है। अब ये हुआ क्यों गलत है, इसमें क्या दिक्कत है भाई, गलत क्यों हो गया? तो ध्यान सुनो, क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। सबसे पहला, न्यूट्रल कंपाउंड विल बी मोस्ट स्टेबल। यानी न्यूट्रल कंपाउंड का क्या मतलब होता है? विदाउट एनी फॉर्मल चार्जेस। ठीक है, कोई चार्ज ना हो,
तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड था, विनाइल क्लोराइड। तो सबसे ज्यादा स्टेबल समझ में आ गया, विनाइल क्लोराइड। अब इसमें और इसमें डाउट है, तो देखो क्या होता है कि पॉइंट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके मन में आपको क्या मतलब 99% जनता को केवल एक ही चीज याद रहती है, पता है क्या? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां Cl पे माइनस है, यहां Cl पे प्लस है, ऑब्वियसली Cl पे माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है तो बेटा लास्ट पॉइंट है, उसके पहले ही बहुत पॉइंट होते हैं। देखो कैसे, पहला पॉइंट ध्यान रखो, न्यूट्रल। पहला पॉइंट क्या हो गया? न्यूट्रल कंपाउंड। दूसरा कंप्लीट ऑक्टेट। तीसरा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्लियर? चेक करो। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रल, फिर कंप्लीट ऑक्टेट। ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो सबसे स्टेबल होता है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स देख लिए। अगर इसके बाद फिर देखोगे कि मोर इलेक्ट्रॉनिक, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड भी सेम है ना, सब पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सब सेम है, चार्जेस भी सेम है, लेस फॉर्मल चार्जेस। फोर्थ पॉइंट होगा लेस चार्ज। अगर ये चारों चीजें सेम हो जाती हैं, ऊपर वाली जो भी कॉमन है, तो फिर लास्ट में देखते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। यहां आप देखोगे बेटा, यहां ये बी वाला जो पार्ट है इसमें हर एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट है। Cl पे प्लस है ना, रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि Cl पे प्लस है कि नहीं है, क्योंकि Cl पे प्लस है, रहने दो, क्योंकि आप समझो उसका ऑक्टेट तो पूरा है ना भाई। देख लो 8 इलेक्ट्रॉन, देखो कैसे निकालते हैं ऑक्टेट। देखो Cl के कितने होते थे? 7 के बाद पॉजिटिव चार्ज आया, कितने बचे बेटा? 6। क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहां पे 2 बॉन्ड कर लिया है, 2 लोन पेयर है, तो 4 और ये 4 8, ऑक्टेट पूरा है। यानी करेक्ट आंसर जो आएगा इसका वो आएगा ए सबसे ज्यादा, ए के बाद आएगा आपका बी, बी के बाद आएगा सी। इट इज अ करेक्ट आंसर। चेक करो, ये है इसका करेक्ट आंसर। क्या भाई बात समझ में आई? ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा जैसा कि आपको पता है कि मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड क्रैश कोर्स फ्री में चला रहा है। हजारों बच्चे उस क्रैश कोर्स को देखकर लाभान्वित हो रहे हैं। तो बेटा मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा आपका इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस क्रैश कोर्स के साथ हम 2 पार्ट टेस्ट और 3 फुल टेस्ट फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। अच्छा, ये सब सारे टेस्ट आप ऑनलाइन देंगे। अगर आप इन टेस्ट का रिजल्ट चाहते हैं, टेस्ट की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं। करेक्ट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है? देखिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या है? एन पे लोन पेयर। जितना ज्यादा एन पे लोन पेयर होंगे उतना ज्यादा, मतलब एन पे लोन पेयर अवेलेबल होंगे उतना ज्यादा बेसिक होगा। आप देखोगे यहां पे एन पे लोन पेयर है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो लोन पेयर है ना ये बेटा लोकलाइज्ड लोन पेयर है। क्या है? लोकलाइज्ड लोन पेयर। ये लोकलाइज्ड का क्या मतलब है? एक होता है डीलोकलाइज्ड, एक होता है लोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड का मतलब होता है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होना, और लोकलाइज्ड का मतलब होता है उसमें फिक्स्ड होना, वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेते। तो ये पायरिडीन है, कंपाउंड का नाम है पायरिडीन, और पायरिडीन में जो एन का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्ट नहीं लेता, क्योंकि अगर एन लोन पेयर में पार्ट लेगा ना बेटा तो sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा और रिंग ब्रेक कर जाएगी। यहां पे भी सेम काम है, लेकिन यहां इस pH का -i भी लगेगा, ठीक है। यहां पे एन का लोन पेयर रेजोनेंस में है, यहां पे बहुत ज्यादा रेजोनेंस में है, क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड है, और जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो ड्यू टू रेजोनेंस ही है इनके लोन पेयर की वजह से, यानी सबसे ज्यादा रेजोनेंस में इन्वॉल्व है यहाँ फोर्थ, यानी फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। तो फोर्थ 3 है, बेकार हो गया। फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम 3 ऑप्शन में आ गई, ठीक है।
सबसे फोर्थ के बाद क्या आएगा, फोर्थ के बाद आएगा ये, फोर्थ के बाद थर्ड, चेक करो कहां है, फोर्थ के बाद थर्ड, फोर्थ के बाद फर्स्ट, ये आ गया, देखो चेक करो कैसे, फर्स्ट सबसे ज्यादा, फर्स्ट के बाद ये, क्योंकि रेजोनेंस में नहीं है, इसमें रेजोनेंस में, चेक करो बेटा, तो आंसर क्या आ गया, थर्ड, चेक करो, मतलब फर्स्ट आ गया। क्लियर, यानी आपको क्लियर हो गया कि सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जितना ज्यादा रेजोनेंस में होगा उतना लोन पेयर की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, और लोन पेयर जब अवेलेबल ही नहीं रहेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। क्या बात क्लियर हो रही है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। देखिए फर्स्ट पार्ट एनिलीन, आर्थोमिथाइल एनिलीन, अगर आपको ये याद नहीं है या आइडिया नहीं है तो आप गलत कर सकते हैं। कैसे, यहां पे एक होता है आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट जो होता है वो बेंजोइक एसिड और एनिलीन में काम करता है। आर्थो इफेक्ट क्या कहता है, आर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। ठीक है बेटा, और बेंजोइक एसिड में क्या होता है, आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है बेंजोइक एसिड से, ध्यान रखिएगा। तो यहां ये तो गलत हो गया ना, ये तो लेस बेसिक होता है, ये ज्यादा होगा। अच्छा, अगर आपको ये आर्थो इफेक्ट नहीं पता तो आप क्या कहोगे कि यहाँ प्लस आई प्लस एच लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और गलत हो जाएगा। यहां पे आप देखोगे कह रहा है Me2NH दिस इन एक्वस मीडियम, ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि एक्वस मीडियम में बेटा सबसे ज्यादा बेसिक होता है 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये पता होगा आपको, एंड देन अमोनिया, ये होता है। यहां पे देखोगे तो ये ज्यादा, ये क्योंकि ये रेजोनेंस में तो ये ज्यादा, ये सही है, चेक करो। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी। इस तरह क्वेश्चन ध्यान रखना बेटा, जेई मेन में आते हैं, देख लो। ठीक है, करा विच वन इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार। देखिए यहां पे मैं आपको बता दूं, एक कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं गुआनिडीन। क्या बोलते हैं बेटा, गुआनिडीन। गुआनिडीन जो होता है वो नाइट्रोजन फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्यों, क्योंकि ये वाला मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन होता है, ध्यान रखना, ये है मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि यहां एन पे लोन पेयर देखो, ये रेजोनेंस में, यहां निगेटिव चार्ज आएगा हाइब्रिड में। दूसरी बात, जब यहां H+ अटैक करा लोगे ना, तो यहां देखना आप NH2C डबल बॉन्ड NH2+ NH2, तो यहां देखोगे, यहां अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखोगे तो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे। ये देखो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब आते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती, यानी H+ लेने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा ये वाला सेकंड, सबसे ज्यादा सेकंड होगा बेटा। क्लियर है। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद ये भी देखो रेजोनेंस में है, ये भी रेजोनेंस में है फोर्थ, और ये थर्ड भी रेजोनेंस में, देखो सारे रेजोनेंस में। अब ये देखना है कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस में कौन है। देखो एन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, रिंग पे निगेटिव चार्ज आएगा, यानी एन का लोन पेयर जब रेजोनेंस में गया तो कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा, चेक करो। लेकिन जब इस फोर्थ का लोन पेयर रेजोनेंस में गया तो यहां निगेटिव, एन पे निगेटिव आएगा, यानी ये ज्यादा रेजोनेंस में, क्योंकि एन पे निगेटिव आना मतलब ज्यादा स्टेबिलिटी देना, यानी फोर्थ की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होनी चाहिए। ये लो, एक ऑप्शन गायब हो गया, फोर्थ की सबसे कम होनी चाहिए। इसके बाद आप देखोगे सेकंड की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये पहला भी गायब हो गया, यानी इनमें से एक आंसर है, देखो क्लियर। थर्ड और फर्स्ट में आप देखोगे तो ऑब्वियसली थर्ड की क्या है, थर्ड की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्योंकि यहां इसका प्लस आई भी काम कर रहा है, तो थर्ड की ज्यादा होगी फर्स्ट से, यानी सबसे ज्यादा सेकंड, सेकंड के बाद आएगा थर्ड, थर्ड के बाद आएगा, सेकंड के बाद आएगा बेटा थर्ड, थर्ड के बाद आएगा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आएगा फोर्थ। ये होगी बेसिक स्ट्रेंथ, चेक करो, सेकंड, थर्ड,
सेकेंड थर्ड 1 4, ये हुआ ना, सेकेंड थर्ड 1 4, देखो क्लियर। अगला देखो, करा विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ध्यान से, ये दो कंपाउंड दिए हैं आपको, करा PHLI। पहले मैं आपको बता दूं, यहां PHLI, PHLI क्या है, Li प्लस होता है, PH माइनस है, तो ये जो है ये आपका जो है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। PHLI क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, H प्लस को निकाल लेता है। तो जब आप देखो कि जब ये PHLI यहां से रिएक्ट करेगा तो यहां पे H प्लस निकाला, मान लो यहां निगेटिव चार्ज आया, देखो, और अगर ये निगेटिव चार्ज आया, देखना बेटा, ये अगर इसमें निगेटिव चार्ज आया तो ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जाएगा। कैसे जाएगा, देखो, ये इधर गया, ये इधर आया, तो यहां से आप देखोगे यहां ये आएगा, चेक करो, ये कंपाउंड बना, और यहां पे जब निगेटिव चार्ज आया, देखो, तो ये क्या हुआ, ये हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड बनते ही बहुत स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा एनर्जी इसमें रिलीज हुई होगी, चेक करो। अच्छा, अगर यहां से आप देखोगे कि यहां H आया, मान लो यहां H आया, तो आप देखना क्या होगा, वैसे भी देख सकते हो कि ये यहां पे क्या होगा, यहां निगेटिव आएगा तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेंगे, यानी ये एंटी एरोमेटिक की तरफ मूव करने लगेगा या नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी इससे, क्योंकि इसमें 8 पाई आ जाएगा बेटा, चेक कर लो। तो यहां से देखोगे PHLI adds to both compound with equally, नहीं, PHLI does not add either, because PHLI reacts radially with one but does not add to second। चेक करो, क्या यही आंसर होना चाहिए बेटा, देख लो, क्योंकि पहले से ऐड करने से एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है। देखो, कह रहा है फ्लैगपोल रिपल्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो फ्लैगपोल, ये तो याद करने की चीज है कि अपन क्या करते हैं इसमें, देखो, यहां से अगर अपने को याद हो, ये देखो, यहां से जो बोट फॉर्म होता है, इसमें कभी अगर आप बोट देखे होगे, कभी बनारस गए हो, ठीक है, या कहीं भी जहां बोट चलती है, तो बोट में क्या होता है, कॉर्नर पे झंडे गड़े होते हैं, तो वो है फ्लैग पोल रिपल्शन, ठीक है। तो बोट फॉर्म में फ्लैग पोल रिपल्शन होता है बेटा, ठीक है, याद रखना है। ये देखिए, करा सेलेक्ट द पेयर ऑफ मेटामर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब आपको मैं आइसोमरिज्म में आ चुके हैं, मेटामर्स। मेटामर्स क्या होते हैं, देखिए, पहली बात तो मेटामर्स जो आइसोमरिज्म होती है वो बाइवैलेंट एटम या बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में होती है, लाइक ईथर, जैसे ये ईथर है, ये देखो, यहां से आप देखोगे कि यहां पे ये ईथर है, तो ये ईथर जो दिख रहा हो बाइवैलेंट एटम हो गया। तो यहां पे जो एल्काइल ग्रुप देख रहे हो और यहां पे एल्काइल ग्रुप, अगर इनका नेचर बदल जाता है तो ये मेटामर्स होते हैं। लाइक यहां पे अगर हम ये देखिए, ये दोनों ये मेटामर्स हो गए, चेक करो, क्योंकि यहां प्रोपाइल मिथाइल, यहां इथाइल इथाइल, तो क्या बाइवैलेंट एटम के क्रॉस नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप चेंज हुआ, इन दोनों को हम मेटामर्स कहते हैं। मेटामर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो देखो, अब इसमें आपको बताना है मेटामर्स कौन होगा। तो देखो, एक बात समझो, ये हो गया बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, यहां ये लगा है, यहां ये लगा है, यहां आप देखो ये तो यही है सेम, बट यहां OH चल के यहां आ गया, तो ये तो पोजीशन हो गए बेटा, क्या हो गए, ये हो गए आपके पोजीशन आइसोमर्स,
पोजीशन। यहां देखो, यहां पे आप देखोगे, ये देखो, यहां पे आप देखोगे 1 2 3 प्रिंसिपल चेन, ठीक है। तो यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो यहां पे 1 2 3 4, ठीक है, ये आ गया। एंड यहां देखो क्या है, यहां मेन प्रिंसिपल चेन कितने की थी बेटा, 4 कार्बन थे। यहां कितने कार्बन थे, 3। यहां कितने हो गए, 3। यहां कितने हो गए, 4। तो क्या एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ क्या हो गया बेटा, चेंज हो गया। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों, ये पक्का क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। चेक करो, ये तो मेटामर्स होंगे, यानी बी आंसर तो पक्का है। चेक करो, बी आंसर तो पक्का है। चेक करो। इसके बाद अगर अपन सी की बात करें तो देखो सी में कितने कार्बन है बेटा, 4। यहां 3, यहां भी कितने हैं, 4, यहां 3। तो ये क्या हो गए, एक प्रकार से पोजीशन हो गए। चेक करो, यहां देखोगे आप तो यहां पे ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हुआ, ये है, और यहां पे ये तो दोनों फंक्शनल हो गए बेटा। ये क्या हो गए, फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमर्स। क्यों, अरे फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया। ये ईस्टर था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर फंक्शनल आइसोमर्स। चेक करो, क्लियर, देख लो। करा विच स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। देखिए ये आपको कंपाउंड दिए हैं और आपको इनमें रिलेशन फाइंड करना है। देखिए ए कंपाउंड, ये बी कंपाउंड। तो देखो इसमें हुआ क्या है बेटा, यहां से देखो H निकला है और यहां चला गया है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट एंड सेकंड यानी ए एंड बी, ये जो है ये होंगे टोटोमर्स। फर्स्ट एंड सेकंड यानी ए एंड बी आर टोटोमर्स। एंड ए एंड सी देखो क्या हुआ है, ये यहां एन का लोन पे कोऑर्डिनेट किया है। तो ए एंड सी आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, एटम का मूवमेंट नहीं होता, और टोटोमेरिज्म में एटम का मूवमेंट होता है। तो यहां एटम का मूवमेंट हुआ है, तो ए एंड बी आर टोटोमर्स, ए एंड बी आर टोटोमर्स, सही है। ए एंड सी आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ए एंड सी आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी सही है। बी एंड सी आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बी एंड सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, यानी फर्स्ट एंड थर्ड सही है बेटा। ये चेक करो, चेक करो, ठीक है। कह रहा है थर्ड फोर्थ, कह रहा है ए एंड सी आर टोटोमर्स, तो ए एंड सी टोटोमर्स हो ही नहीं सकते। देखो क्यों, एटम का मूवमेंट कहां हुआ है, चेक करो। मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ओके, इसमें क्या होता है, अगर हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन की बात करें तो देखो ये देखिए, ये न्यूमैन हो गया। यहां अगर OH बनाएं, इसको बोलते हैं हम लोग गॉच फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, गॉच फॉर्म। यहां पे ये क्या है, ये है गॉच फॉर्म। और गॉच फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, गॉच फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ये स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसका स्टेबल फॉर्म होता है गॉच फॉर्म। देखो क्लियर। जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, सक्सेनिक एसिड pH इक्वल टू 3 पे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर पूछा है आपसे। तो देखो pH इक्वल टू 3 का मतलब एसिडिक नेचर हो गया। यहां पे आप देखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, गॉच फॉर्म होगा। लेकिन अगर
pH इक्वल टू 10 हो जाता तो ये क्या बेसिक हो जाता, बेसिक का मतलब यहां एसिड बेस रिएक्शन होती तो ये चेंज हो जाता इस फॉर्म में। ये देखो, फिर इसका आप देखते जो एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान रखना। pH इक्वल टू 10 पे एंटी स्टैगर्ड, रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए अपोजिट चले जाएंगे CO माइनस। ठीक है बेटा। बेटा मैं आपको बता दूं कोटा में ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हम लोग एडवांस के लिए एक बैच ला रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी 2021 से। ये लास्ट तक, जब तक एडवांस नहीं होता तब तक बैच चलेगा। इसमें मे अटेम्प्ट के लिए अपन जेई मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस बैच को ज्वाइन करना, बेटा मैं आपको फिर बता दूं ये लिमिटेड सीट का बैच है, क्योंकि हम लोगों के पास थोड़ी बाउंडेशन है, हम लोग एक ही बैच स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये लिमिटेड सीट का बैच है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी सीट सुरक्षित करें। थैंक यू। ये देखिए करा है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ द डबल बॉन्ड इन दिस कंपाउंड रेस्पेक्टिवली आर 2E 4EZ। ये देखो ये EZ है, EZ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इसमें नंबरिंग कहां से की जाए। देखो 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, 1 2 पे डबल बॉन्ड है, तो यहां से नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5, अब 6 7 6 7 कहीं भी जा सकते हो ना। ठीक है। अगर इस डबल बॉन्ड को 2 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे डबल बॉन्ड है, यहां EZ निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी तो जैसे C डबल बॉन्ड C है, यहां पे आपने लिखा CS3, यहां लिखा H, यहां लिखा C2H5, यहां लिखा मान लो CS3 सपोज। तो देखो इन दो जो ग्रुप लगे हैं इनको प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी, सेकंड प्रायोरिटी इसकी। अभी वो प्रायोरिटी कैसे देते हैं, CIP रोल होता है। इसमें क्या करते हैं, जो ये टर्मिनल एटम होते हैं, टर्मिनल एटम, इससे जो डायरेक्ट एटम लगा है उसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास चेक करते हैं। जिसका ज्यादा है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगी, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। अगर सेम है तो आगे मूव कर जाते हैं। तो यहां फर्स्ट आया, यहां फर्स्ट आएगा, यहां सेकंड आएगा। तो देखो अगर सेम प्रायोरिटी वाले लाइक फर्स्ट अगर सेम प्रायोरिटी वाले सेम साइड हैं तो वो जेड होगा, और सेम प्रायोरिटी वाले अपोजिट साइड हैं तो ई होगा। याद कैसे रखना, ई फॉर एनेमी, अपोजिट है ई हो गया, ई फॉर एनेमी, अपोजिट होंगे तभी तो एनेमी है, तो ये जेड होगा। ठीक है। तो अब इसमें देखो अगर इसमें प्रायोरिटी की बात करें तो देखो सी जैसे यहां से देखो इससे सी लगा है, इससे भी सी लगा है, ये क्या हो गया बेटा कॉमन। तो अगले जो हायर वाला होगा उसमें चेक करेंगे, इससे क्या लगा हायर Cl, इससे लगा F, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा, इसको सेकंड प्रायोरिटी देना पड़ेगा। यहां देखोगे यहां H लगा, यहां ये सारा ग्रुप लगा, तो इसको फर्स्ट देना पड़ेगा, इसको सेकंड देना पड़ेगा। तो क्या सेकंड अपोजिट हो गया बेटा, तो ये E हो गया। चेक करो ये वाला डबल बॉन्ड क्या हो गया, E फॉर्म हो गया। अच्छा यहां देखोगे तो यहां पे आप देखो CS3 सेम D का फर्क आ रहा है, तो यहां से फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिलेगी, सेकंड इसको मिलेगी। चेक करो। अच्छा यहां पे आप देखोगे कि यहां पे CS3 यहां लगा है और यहां बहुत ग्रुप लगा है, तो यहां क्योंकि तीन डबल बॉन्ड को अगर आपने देखा होगा मल्टी वैलेंट जो बॉन्ड होते हैं उसे उसको जो है अपन अलग तरीके से लिखते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो यहां इसको फर्स्ट इसको सेकंड, तो फर्स्ट इसको सेकंड इसको, तो चेक करो बेटा, चेक कर लो, गड़बड़ मत करना। तो यहां से आप देखोगे कि आंसर क्या आ जाएगा, चेक करो गड़बड़ नहीं करना। ये ई समझ में आ गया ना बेटा, फर्स्ट इधर है और फर्स्ट इधर है, ई हो गया। यहां देखोगे, अब यहां पे आप देखोगे कि ये तो प्रायोरिटी हो गया, इससे इनको प्रायोरिटी चेक करो। तो यहां पे आपको इससे क्या लगा, इससे लगा है आपका CS3, ये भी CS3 है, और इससे लगा है C, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का मतलब आपको पता है, डबल बॉन्ड का मतलब क्या लिखते हैं, C। ठीक है। और ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी फर्स्ट प्रायोरिटी यहां आएगी, तो फर्स्ट ये भी E हो गया। तो आप ये देखो कि 2E 4E आंसर आएगा। चेक करो, चेक करो, क्योंकि प्रायोरिटी देखना है बेटा आपको। प्रायोरिटी के हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो प्रायोरिटी के हिसाब से
इससे ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये सेकंड प्रायोरिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ऊपर है तो फर्स्ट फर्स्ट अपोजिट हो गया, अपोजिट हो गया तो ये भी ई हो गया। चेक करो, ये देखिए करा व्हाट कैन बी सेड अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। देखो क्या होता है कि ये आप देखो ये यहां जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लिपिंग। चेयर फॉर्म की ये है फ्लिपिंग। तो फ्लिपिंग में क्या होता है, फ्लिपिंग में क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो एक्सियल ग्रुप होते हैं, अच्छा कुछ लोगों को मैं बता दूं, बहुत सारे लोगों को एक्सियल इक्वेटोरियल ही नहीं निकलना आता, कोई बात नहीं बता देता हूं। देखो ये आपका चेयर फॉर्म है। चेयर फॉर्म में आप ये देखा करो कि कॉर्नर देखो, कॉर्नर कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉर्नर। तो जो कॉर्नर जिधर पॉइंट कर रहा है, कुछ कॉर्नर डाउन को पॉइंट कर रहे होंगे, कुछ कॉर्नर अप को पॉइंट कर रहे होंगे, तो जो अप वाला जैसे ये है तो ये ऊपर खींच दो, ऊपर खींच दो, क्या किए ये खींचे। यहां देखो नीचे, नीचे खींच दो, ये ऊपर है ये खींचो, ये नीचे है ये खींचो, ये ऊपर है ये खींचो, ये नीचे है ये खींचो। तो ये सारे होते हैं एक्सियल। अब एक्सियल अप का क्या मतलब है, ये अप जा रहा है तो एक्सियल अप हो गया, देखो एक्सियल अप। ये नीचे आ रहा है तो ये हो गया एक्सियल डाउन। चेक करो, क्लियर। अच्छा इनसे जो ग्रुप अब लगे हैं, चेक करो, इनसे जो ग्रुप अब लगे हैं ये हो गया इक्वेटोरियल। अच्छा ये डाउन अप, क्योंकि ऊपर वाला अप है तो ये वाला डाउन हो गया। चेक करो, क्या सारे समझ लोगे, यहां एक्सियल ये अप है तो ये डाउन हो गया। क्या समझ में आ गया, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है कि जब हम फ्लिपिंग कराते हैं तो जो एक्सियल वाला है इक्वेटोरियल में चला जाता है, इक्वेटोरियल वाला एक्सियल में चला जाता है, लेकिन अप का अप रहता है, डाउन का डाउन रहता है। देख जैसे यहां देखोगे ये क्या है, इसको आप क्या कहोगे, ये है आपका ई यू, मतलब क्या हुआ, एक मिनट सॉरी, यहां से अगर अपन देखेंगे तो यहां ई, ये इक्वेटोरियल डाउन। चेक करो ये क्या है, ये आपका ए एक्सियल डाउन। चेक करो। अच्छा क्या होता है कि जो चेयर फॉर्म है, देखो ये जैसे आप देखो तो 1 2 3, तो 1 और ये 3, 1 3 में एक्सियल रिपल्शन होता है। देखो सामने ग्रुप होते हैं तो 1 3 और 1 5, देखो 1 2 3 4 5, ये देखो ये 5, तो 1 3 1 5 डाई एक्सियल रिपल्शन होता है। तो कोशिश होती है कि जो बल्की ग्रुप हो वो कहां हो, इक्वेटोरियल में। तो जो बल्की ग्रुप है, इसमें बल्की ग्रुप एक ये ग्रुप है, एक ये ग्रुप है, बल्की ग्रुप कौन है, ये है। तो बल्की ग्रुप अगर ये है तो क्या ये इक्वेटोरियल में ज्यादा स्टेबल होगा, यानी रिएक्शन क्या टेंडेंसी बैकवर्ड में ज्यादा होगी। तो अगर अपन के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो क्या लेस देन 1 होगा। चेक करो कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, लेस देन 1। क्यों, क्योंकि बैकवर्ड में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए आंसर ये होगा। चेक करो, ठीक है। ये देखिए यहां से कर रहा है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन द मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन अकॉर्डिंग टू द IUPAC नॉमेनक्लेचर। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे ये कंपाउंड आ गया आपका ना, अब इस कंपाउंड को कहता है कि इसका करेक्ट चेयर फॉर्म क्या होगा, करेक्ट चेयर फॉर्म क्या होगा। इसको बताने के पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। देखो जैसे ये आपको समझ में आता है, एक डाउन है एक अप है, तो ये ट्रांस फॉर्म होता है। क्या है ये, ट्रांस। अगर ये हो तो ये सिस फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, बात क्लियर। अब आपको अगर कहा जाए कि इनके चेयर फॉर्म बनाओ, इनके चेयर फॉर्म, वो भी मोस्ट स्टेबल, तो देखो तरीका क्या होता है, ये आपको बताऊं, ये जो मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, इसमें मैं फिर कहूंगा कि इसमें 99% लोग अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो गलत करेंगे। चेक करो कैसे, क्योंकि देखो ये एक अप है एक डाउन है, ये समझ में आ गया। तो आप देखो कि अगर अपन ये बात करें कि यार अप डाउन,
तो देखो मोस्ट स्टेबल है, तो मोस्ट स्टेबल में कोशिश रहती है कि जो बल्की ग्रुप हो वो कहां हो बेटा, इक्वेटोरियल में। तो अगर बल्की ग्रुप को इक्वेटोरियल, बल्कि क्या दोनों CH3 हैं, दोनों अगर इक्वेटोरियल में होंगे तो बहुत ही बढ़िया, अगर दोनों इक्वेटोरियल में हो तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। क्लियर, चेक करो, मान लो ये कर दिया जाए और ये कर दिया जाए, ये देखो अगर ये कर दे, दोनों ही इक्वेटोरियल में कर दिए तो एक को डाउन लाना था, एक को अप लाना था, तो ये हो गया आपका डाउन, ये हो गया आपका अप। चेक करो, चेक करो जल्दी से, एक तो ये है, दूसरा एक और बनाते हैं, ये दो है, मान लो ए ऑप्शन ये लिखा है, बी ऑप्शन ये लिखा है, सी और डी और बना देंगे, हमारे को तो मतलब इसी से। अब आपको देखना है कि इनमें आप ए टिक करोगे कि बी टिक करोगे। चेक करो, या दोनों, बोथ भी ऑप्शन हो सकता है, तो ए बी या दोनों या कुछ भी, ये दोनों नहीं, देख लो। अब इसको आपको क्या करना है, इसको फिर कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आप क्या लिखते, ठीक है। तो देखो एक बात समझना ध्यान से, अगर हम कहें कि यार ये क्या लफड़ा, दोनों सेम ही तो हैं, ऐसे एग्जाम में आए तो ऐसा लगे दोनों सेम ही तो नहीं, सेम नहीं है। देखो यहां पे आप पहले नंबरिंग करो, नंबरिंग कैसे करोगे, मान लो आपने नंबरिंग की फर्स्ट सेकंड, क्लियर। तो अगर हम सेकंड को अप मानेंगे तो फर्स्ट डाउन होगा, चेक करो बेटा, क्लियर। तो ये डाउन अप, यानी अच्छा ध्यान सुनो, एक डाउन है एक अप है, यहां देखोगे तो ये क्या होता है एच, ये डाउन होता है, ये अप होगा, चेक करो, ये अप है तो ये वाला डाउन होगा CH3, तो एक डाउन एक अप ये भी है, एक डाउन अप ये भी है, तो क्या दोनों सेम है, चेक करो, क्या ये दोनों सेम है। देखो अगर दोनों सेम हैं, अगर मान लो ये हमने ये बनाया और एक ये बना देते, ध्यान से, क्या ये और ये दोनों आपस में क्या है, देखो अगर ये दोनों आप देखोगे तो ये एक दूसरे के इनइंशियोमर्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से एक का है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इनइंशियोमर हैं। देखो अगर ये दोनों एक दूसरे के इनइंशियोमर हैं तो पता कैसे चलेगा कि किसका कौन सा चेयर फॉर्म है। ध्यान से सुनना क्या तरीका है, आप देखो कि जो डाउन है और अप है, डाउन से जब अप में जा रहे हैं, डाउन से जब अप में जा रहे हैं, देखो तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। डाउन से अप में जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है, चेक करो। और यहां डाउन से जब अप में जा रहे हैं, चेक करो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो इनमें से वही आंसर होगा। जैसे यहां आपने क्लॉकवाइज देखा तो यहां भी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यानी देखो अगर वापस आएंगे अभी उस क्वेश्चन में, अगर हमने कहा कि भाई यहां पे CH3 है तो इसका जो करेक्ट चेयर फॉर्म होगा, देखना बेटा, इसका यहां ये अप और डाउन, यानी ये डाउन है ये अप है ना, तो यहां डाउन, ये हो गया डाउन और ये हो गया अप, ओके। तो डाउन से अप में क्या ये क्लॉकवाइज है, डाउन से अप में ये क्लॉकवाइज है, तो ये करेक्ट है, चेक करो, यही आंसर है इसका। लेकिन अगर हम इसका चेयर फॉर्म बनाते, इसका चेयर फॉर्म, तो इसका चेयर फॉर्म ये क्या है, अप है ये डाउन है, तो अप से डाउन में क्लॉकवाइज होना चाहिए। यानी अप से डाउन में क्लॉकवाइज का मतलब समझ में आ गया कि अप से जब डाउन जाओगे तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो ये हो गया अप, ये हो गया डाउन, देखो अप से डाउन क्लॉकवाइज, ये देखो ये इसका है, देख लो। और आपको बता दें एग्जाम में अगर इसका पूछा हो और ए ऑप्शन में ये लिखा हो तो फिर यही लोग टिक कर देंगे और गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इनइंशियोमर का चेयर फॉर्म है।
तो क्या करना होता है, क्लॉकवाइज पोजीशन चेक करनी होती है कि क्लॉकवाइज है कि नहीं। ठीक है, अच्छा ध्यान से। कभी कभी क्या होता है कि चेयर फॉर्म में ज्योमेट्रिकल पूछता है कि सिस है कि ट्रांस है, तो क्या करते हैं, सिस और ट्रांस निकालने के लिए बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे गुरुजी लोग क्या करते हैं, एक टेबल होती है, फर्स्ट ए ई आ ई ऊ आ, ये रटा देते हैं कि ये रट लो कि फर्स्ट ए सेकेंड ई ये होगा, ये ई ओ होगा, कुछ नहीं, सब रटना वटना नहीं। ध्यान सुनो, सिंपल कुछ नहीं करना है, जो आपको ग्रुप दिया है बस आप क्या लिख दो, अप डाउन। देखो यहां क्या होगा, एच डाउन, ये हुआ अप, ओके, ये है अप, ये हुआ डाउन। तो क्या एक अप एक डाउन, ट्रांस हो गया, खत्म। एक अप एक डाउन, ट्रांस। क्या बात समझ में आ गई? अगर दोनों अप हैं सिस, एक अप एक डाउन, ट्रांस, खत्म। ए ई ऊ नहीं रटना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे अब इसमें ये पूछ ही लिया है कि क्या है, तो कुछ रटना नहीं है ना, इसका आपको चेयर फॉर्म बना देना है बस। देखो नंबरिंग कर लो, नंबरिंग आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग होनी है, तो 1 2 3 4, 1 2 3, तो 1 2 3 4, क्योंकि नंबरिंग आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग लिखा है बेटा, तो नंबरिंग कर दिए। नंबरिंग करने से ध्यान सुनो क्या करना है, कोशिश करेंगे हम कि जो बल्कि ग्रुप हो, जो क्या हो, बल्कि ग्रुप हो, वो इक्वेटोरियल में जाए, तो यही कोशिश होती है। तो सबसे जो बल्कि ग्रुप है उसको इक्वेटोरियल में लाओ, ये वाला सबसे बल्कि ग्रुप ये है, तो ये अभी डाउन है, तो डाउन है, तो यहां पे अपन क्या किए, CH CH3 CH3, ये हो गया डाउन, क्लियर, यानी फोर्थ वाला ई जाएगा। ठीक है, नंबरिंग कर देंगे। अच्छा, इसके क्लॉकवाइज में CH3 डाउन में है, देखो, तो इसके क्लॉकवाइज में CH3 डाउन में गया, ये देखो, देख लेना भाई, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज गलत मत कर देना, सब गलत हो जाएगा। अच्छा, CH3 के जो OH है वो भी क्लॉकवाइज में है, लेकिन कितनी पोजीशन छोड़ के, एक पोजीशन छोड़ के, तो यहां पे, और ये कहां है, अप है, तो ये डाउन ये अप, चेक करो, चेक करो, ये डाउन ये डाउन ये अप, क्या चेक कर लो, देखो। अच्छा, इसके एंटी क्लॉकवाइज में देखो, एंटी क्लॉकवाइज में सारे होंगे, देखो ये देखो, क्लियर। तो यानी क्या हुआ, ये नंबरिंग देखो बेटा, ये फर्स्ट था, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो क्या कहोगे, फर्स्ट ई, थर्ड ए, एंड फोर्थ ई, चेक करो, 1 ई ए ई, फर्स्ट ई थर्ड ए, ये हो गया ना, चेक करो, चेक करो, समझ में आया? ध्यान रखना, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बुक्स में समझ में तो आता नहीं ना, कोई बताता, इसलिए ये क्योंकि अगर आपने इसका एंटी क्लॉकवाइज बना दिया तो इसके मिरर इमेज का बना दोगे, इसका नहीं होगा वो, ठीक है। इसलिए जो दिया हो रिजल्ट फॉर्म में उसको देख लो, क्लॉकवाइज क्या है वही, अगर क्लॉकवाइज ग्रुप का अरेंजमेंट है तो चेयर फॉर्म में भी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज है चेयर फॉर्म में भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्या समझ में आया? ठीक है, देख लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। अगला क्वेश्चन करा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखिए, इसमें नो ज्योमेट्रिकल, नो ज्योमेट्रिकल, नो ज्योमेट्रिकल, ये होगा क्या है, डेकालीन, इसको बोलते हैं डेकालीन। अब एक बात समझो ध्यान से, एक मैं आपको इसमें बताता हूं, मीसोफॉर्म। सबसे पहले आप मेरे को मन में सोच के बताओ कि मीसोफॉर्म क्या होता है, व्हाट इज अ मीसोफॉर्म।
तो आपने इसमें क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनाया जा सकता है। मीजोफॉर्म क्या होता है? मीजोफॉर्म हमने ये पढ़ा कि यार मीजोफॉर्म क्या होता है, कि क्या आपसे क्वेश्चन कहा जाए क्या मीजोफॉर्म के लिए कम से कम 2 कायरल सेंटर होना जरूरी है? कम फॉर मीजोफॉर्म कंपाउंड मस्ट हैव एट लीस्ट 2 कायरल सेंटर। क्या ये सही है? लिखो यस और नो, लिखो सब लोग, जितने लोगों ने पढ़ा हो कि मीजोफॉर्म के लिए 2 कायरल सेंटर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये यस, और जिनको लग रहा है कि नहीं होना जरूरी है नो लिखेंगे जरूर। 1 सेकंड लगेगा एस नो लिखने में, लेकिन मेरे को पता चलेगा कि भाई आपने कुछ नया सीखा। ठीक है, मैं आपको फिर बता दूं, मीजोफॉर्म के लिए 2 कायरल सेंटर होना जरूरी नहीं है। गलत है वो जो बुक्स में लिखा है बेटा। अभी हुआ ये कैसे हो सकता है? देखो मीजोफॉर्म एग्जैक्टली में क्या होता है। मीजोफॉर्म की एग्जैक्ट डिफिनीशन ये है कि कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री, AAOS। कंपाउंड हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और AAOS, एक तो ये हो गया, ये होना चाहिए। एंड मस्ट हैव अ पेयर ऑफ इनेंशियोमर, ठीक है, इज नोन एज मीजोफॉर्म। 2 कायरल सेंटर तो कहीं आए नहीं। ऐसा कंपाउंड जिसमें POS हो, COS हो या AOS हो, साथ ही साथ उस स्ट्रक्चर से जो आपको दिया है कम से कम 2, मतलब कम से कम 2 आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव, पेयर ऑफ इनेंशियोमर का मतलब 2 ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलने चाहिए, उसको हम मीजोफॉर्म कहते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने कहा कि ये जो कंपाउंड है, ये देखो ऐसे, यहां POS है, बिल्कुल है, इसको हमने कह दिया ये मीजो है, और कहा देखो 2 कायरल सेंटर है इसलिए मीजो है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके 2 इनेंशियोमर कौन से हैं? अगर इसका ट्रांसफॉर्म बना लोगे तो इसका एक मिरर इमेज भी आ जाएगा, ये 2 इनेंशियोमर भी हो गए, तो इसलिए इस कंपाउंड को हम मीजो कह देते हैं। क्लियर? लेकिन बोले तो इसमें 2 कायरल सेंटर तो है। अभी एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे डेकालीन है। डेकालीन ये जो कंपाउंड है, ये ध्यान रखना बेटा, ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल, दोनों आइसोमेरिज्म होती है इसमें। ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल, दोनों आइसोमेरिज्म होती है। अब होती कैसे है देखो, यहां पे ये देखो, अगर दोनों को हम चेयर फॉर्म बना दें तो देखो यहां पे आप देखोगे ये H इधर है, H इधर है, यानी ये H हो गया डाउन, ये हो गया आपका अप, यानी ये हो गया ट्रांसडेकालीन। क्या हुआ है? ट्रांसडेकालीन। ट्रांसडेकालीन में आप देखोगे यहां से POS आएगी, चेक करो। ट्रांसडेकालीन में क्या आएगी बेटा? POS। चेक करो, अगर ट्रांसडेकालीन में POS आई ना, क्लियर है, ट्रांसडेकालीन में POS आएगी। अब ध्यान से, इसका जो सिसडेकालीन होगा, सिसडेकालीन अगर देखा जाए कि इसका सिसडेकालीन कैसे होगा, तो ध्यान से, दिस इज अ सिसडेकालीन। चेक करो, ये क्या है बेटा? सिसडेकालीन। चेक करो, अभी वो सिसडेकालीन कैसे है, तो देखो यहां पे आप देखोगे ये डाउन है, ये H क्या है बेटा? अप, यहां से H क्या है? अप, ये देखो, तो यानी दोनों H कहां है? अप अप। अब देखो इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, इसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं है, तो इसका मिरर इमेज भी बनेगा। तो क्या हम कहेंगे कि जो ट्रांस डेकालीन है इज अ मीजोफॉर्म। चेक करो, जब ट्रांसडेकालीन एक मीजोफॉर्म हो गया बेटा, उसमें तो कोई कायरल सेंटर नहीं है, यानी विदाउट कायरल सेंटर भी मीजो हो सकता है। मैं एक आपको और बताता हूं, देखो आपको बताएं, देखो ये कंपाउंड है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है क्या है? साइक्लोऑक्टीन। ये इसका सिस फॉर्म है,
सिस फॉर्म। क्यों सिस फॉर्म है? एच दोनों सेम साइड है। अगर इसके ट्रांस फॉर्म की बात करें, ये इसका ट्रांसफॉर्म होता है। देखो यहां देखोगे आप कि इसका, ध्यान से बेटा, ये है ट्रांससाइक्लोऑक्टीन, ट्रांससाइक्लोऑक्टीन। तो इसमें तो पीओएस दिखेगी आपको, तो ये तो मीजो है, और ये इसका मिरर इमेज बनेगा क्योंकि इसमें कोई सिमेट्री नहीं है। इसका मतलब देखो इसमें कोई कायरल नहीं है लेकिन फिर भी मीजो है, यानी मीजो के लिए दो कायरल सेंटर का होना कतई कंपलसरी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन अपना क्या था, कौन सा ज्योमेट्रिकल शो करेगा, तो इट इज अ डेकालीन। ये अपना ज्योमेट्रिकल भी शो करता है, ऑप्टिकल भी शो करता है, ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों तो उनको लाइक और शेयर करें, जिससे जरूरतमंद बच्चों तक वो वीडियो पहुंच सके। और मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं कि आप जब वीडियोस देखें तो उसमें कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि एक एक कमेंट, आपका एक कमेंट मेरी पूरी टीम को मोटिवेशन देता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एरोमेटिक प्रोडक्ट। देखो KH का मतलब यहां H माइनस है, यहां से आप देखोगे बेटा तो ये कंपाउंड H प्लस निकाल लेगा, H माइनस ये बना देगा, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। यहां आप देखोगे तो यहां पे क्या होगा, यहां OH आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। कुछ लोगों को लगेगा कि यार यहाँ एंटी एरोमेटिक है, बेटा वो पूरा रिंग में, जो रिंग में हकल्स रूल होता है वो पेरीफेरी में होता है, यहाँ हकल्स रूल फॉलो नहीं करेगा इस रिंग के लिए, इसलिए इतना ही एरोमेटिक मानेंगे। RNA कुछ नहीं, रिएक्शन नहीं है। यहां AgNO3 की रिएक्शन देखोगे, Ag क्या करेगा, Br खींचेगा तो यहां पे पॉजिटिव और यहां पे पॉजिटिव बन जाएगा बेटा, तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। तो आंसर इसका हो जाएगा A, B और D। चेक करो, ये तीनों एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। फिर से रेजोनेंस एनर्जी क्वेश्चन आया। देखिए ये वही है, उसी का एक्सटेंशन। ये आप देखो, ये देखो, तो क्या ये सही है, क्योंकि N में रेजोनेंस ज्यादा होता है। यहां देखोगे ये भी सही है, ध्यान रखना बेटा, थायोफीन, ये थायोफीन है ये, यानी अगर अपन बात करें इस तरह के कंपाउंड की, थायोफीन, फिर आपका आएगा पाइरोल, एंड फिर आएगा आपका फ्यूरेन। ध्यान रखना, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है कि सल्फर में वैकेंट डी ऑर्बिटल के चक्कर में एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आता है, इसलिए थायोफीन की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है। ये सही हो गया। यहां देखोगे इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। देखो जैसे मल्टी रिंग आ जाए, फिर क्या तरीका है। कुछ लोग तो रिंग देख के, नंबर देख के कर देते हैं, गलत हो जाता है। क्यों? अगर मल्टी रिंग हो तो ध्यान रखना उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है, जिसमें एग्जैक्ट बेंजीन रिंग ज्यादा होती है। देखो यहां देखोगे आप, एग्जैक्ट 3 बेंजीन रिंग है, यहां देखो सब एक 4 है, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। यहां देखोगे 3 एक साथ बेंजीन है, यहां आप 3 एक साथ कभी नहीं देख पाओगे, आपको दिखेंगी तो 2 बेंजीन एक साथ दिखेंगी, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे ये सही हो गया, ये सही हो गया, तो आंसर आ जाएगा आपका A, B, C। चेक करो, यानी जिसमें ज्यादा बेंजीन रिंग होंगी उसकी रेजोनेंस एनर्जी बढ़ जाएगी। चेक करो, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेगा? तो देखो ज्योमेट्रिकल के मैं आपको बताऊं, ये होते हैं टर्मिनल कार्बन, इनसे लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, बस तभी ज्योमेट्रिकल शो होती है।
अगर अपन ने ये कर दिया कि लाइक यहां ए और ए कर दिया, यहां कुछ भी हो, तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। यानी जो टर्मिनल कार्बन है उनसे जो दो ग्रुप लगे हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। तो देखो जैसे यहां देखोगे डबल बॉन्ड CH3H डिफरेंट है, यहां से H लगा, ये ज्योमेट्रिकल शो किया। बाकी चक्कर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपाउंड में एक जगह भी ज्योमेट्रिकल हो गई तो समझो हो गई, बाकी चक्कर करने की जरूरत नहीं है। यहां देखोगे बेटा, यहां पे ये ऑप्टिकल शो करता है, एलीन सिस्टम ऑप्टिकल नॉट ज्योमेट्रिकल। ध्यान रखना क्या होता है कि कभी भी इवन नंबर में डबल बॉन्ड आए तो नॉन प्लेनर कंपाउंड होता है, इवन नंबर में ना, क्यूमुलेटेड, बिल्कुल एडजेसेंट। यहां देखोगे आप, ये वाला कोई ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, HH लगा है। यहां से देखो तो यहां एक आपका H जुड़ गया, एक ये जुड़ गया, दो डिफरेंट हो गए। यहां से एक H जुड़ गया और आप देखो ये डिफरेंट हो गए, ठीक है, ये तो ज्योमेट्रिकल शो करेगा बेटा। चेक करो, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला शो नहीं करेगा, ये वाला शो नहीं करेगा। यहां से देखोगे आप, ये वाला शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? देखो ये दोनों सेम है बेटा, देखो। तो आंसर क्या हो गया, एक तो ए शो किया, एक आपका सी शो किया। देखो ये दोनों ज्योमेट्रिकल शो करेंगे। ज्योमेट्रिकल की सीधी सी कंडीशन है, टर्मिनल एटम से लगे हुए ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। करा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। CH3COH कैन गिव CO2 विथ, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन से देते हैं, ध्यान सुनिएगा। क्या होता है कि जब सोडियम, मान लीजिए देखो ये COH है, अगर हमने इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराई तो यहां से आपको मिलता है CONA प्लस H2CO3। तो देखो वही कंपाउंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं जिनकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होती है। क्योंकि अगर H2CO3 से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है तो एसिड बेस रिएक्शन में रिएक्शन फॉरवर्ड तभी जाती है जब प्रोडक्ट में बनने वाला एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो। तो यानी अगर अपन ये देखेंगे CH3COH और सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो H2CO3, अगर अपन ए पार्ट की बात करेंगे बेटा, तो जो एसिटिक एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होती है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये देगा, ये पहला वाला देगा। बट, अच्छा आगे है, बट कैन नॉट, इसमें तो होगा ही नहीं। अच्छा इसमें, अच्छा यहां से एक लफड़ा है कि अगर ये इस तरह का कंपाउंड होता, ध्यान से सुनना, थोड़ा कंफ्यूज कराने के लिए दिया है बेटा। अगर यहां डबल बॉन्ड होता तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देता है। क्यों? ये स्क्वायरिक एसिड बोलते हैं और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक एसिड से भी ज्यादा होती है, इसलिए यहां डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये नहीं देगा। ध्यान रखना, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। यहां H हटाने के बाद निगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आता है। देख लो, कह रहा इज मोर स्टेबल देन दिस। जनरली हम लोगों ने पढ़ा है कि सिस की स्टेबिलिटी ट्रांस से कम होती है, लेकिन इस केस में मैं आपको बता दूं क्या होता है कि यहां Cl का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में है, तो यहां इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप देखोगे तो Cl प्लस डबल बॉन्ड Cl माइनस ये बन जाता है और इसमें ये अट्रैक्शन आ जाता है। इसके चक्कर में क्या होता है, जो सिस की स्टेबिलिटी है वो ट्रांस से ज्यादा हो जाती है। तो करा इज मोर स्टेबल, गलत हो जाएगा, देख लो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो लो, इस तरह का अगर प्लस माइनस आएगा तो अट्रैक्शन की वजह से सिस की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो यानी CH3COH कैन सोडियम बाइकार्बोनेट बट कैन नॉट, ये सही हो गया, पहला सही हो गया। देखो इज मोर बेसिक देन दिस, ये गुआनिडीन है। गुआनिडीन में इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, दोनों साइड से रेजोनेंस होता है, यहां केवल एक साइड से रेजोनेंस है, इसलिए इज मोर बेसिक देन दिस, गलत हो जाएगा, ये ज्यादा बेसिक होगा। गुआनिडीन इज मोर बेसिक। इट कैन शो ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल, बिल्कुल सही है, ये ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों शो करता है। अच्छा आगे भी है ज्योमेट्रिकल, बट इट कैन शो, ये गलत हो गया, क्योंकि ये कंपाउंड जो आपको दिखा है ना, ये कोई ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता। मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास कभी इस तरह का कंपाउंड आए तो इसके टोटल 9
स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, ये देखो 9, और उनमें से 2 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, क्लियर है, देख लीजिए। तो आंसर क्लियर हो गया आपका। तो यानी कि अपन कहेंगे, कह रहा है इट कैन शो ऑप्टिकल एज वेल एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बट इट कैन शो ओनली ज्योमेट्रिकल, ये गलत हो गया, गलत। इज मोर बेसिक देन दिस, गलत। ये सही, ये गलत, यानी आंसर ओनली आंसर जो आया वो आया केवल ए। चेक करो, कह रहा सेलेक्ट करेक्ट रिलेशन। देखिए कह रहा है दिस एंड दिस आर डाइस्टियो आइसोमर्स। डाइस्टियो आइसोमर्स क्या होते हैं? डाइस्टियो आइसोमर्स ये होते हैं कि स्टीरियो आइसोमर होने चाहिए लेकिन उनमें ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज जैसा रिलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे इनको आपको चेक करना है कि डाइस्टियो आइसोमर्स है, तो जैसे यहां क्या चेक करना है, कैसे चेक करना है, जैसे CH3 यहां सेम है ना, इसमें भी बेटा आप क्या करो, आपको पता होना चाहिए कि जब हम इवन इंटरचेंज करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता। सो अगर इसमें हम इवन इंटरचेंज करके CH3 को भी ऊपर लाएं, भाई CH3 NH2H, इसको CH3 को यहां ले आइए तो NH2 को यहां लाइएगा, फिर NH2 यहां चला जाएगा और H यहां आ जाएगा। ये देखो, तो ये देखो क्या हुआ है, ये देखो ये कायरल तो बिल्कुल सेम है नीचे की तरह देखो, और ऊपर आपका एक चेंज हो गया, यानी ये डाइस्टियो आइसोमर सही है, क्योंकि एक कायरल में चेंज हुआ है, एक कायरल में चेंज हुआ है, इसका मतलब ये डाइस्टियो आइसोमर्स है। दोनों में चेंज होता बेटा तो इनैंशियोमर्स हो जाते, ये सही है। कह रहा दिस एंड दिस आर इनैंशियोमर्स। तो अगर आपको ये देखना है कि यार ये इनैंशियोमर्स है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका भी फिशर बनाना पड़ेगा। इसका फिशर बनाते हैं, तो इसका फिशर बनाने का तरीका क्या होता है, ये जैसे फ्रंट वाला कार्बन है, जैसा आपको दिख रहा है वैसे ही आप इसको लिख दीजिए। लिख दिए, क्लियर। अब आपको क्या करना है, ये CH3 चेक करो, CH3 नीचे है तो यहां से इनकी पोजीशन पलट जाती है। क्या होता है, अगर ये इक्लिप्स हो, इक्लिप्स समझते हो, सेम साइड, तो फिशर में जो लेफ्ट में है लेफ्ट में रहता है, राइट में रहता है। लेकिन क्योंकि एंटी स्टैगर्ड है तो आप ये देखोगे फ्रंट वाला तो जैसा है, और अगर ये अपोजिट है तो ये आप नीचे लाओगे और ये जिनसे ग्रुप लगे हैं पलट दो। तो अब चेक करो क्या हुआ। अच्छा, इसमें भी इवन इंटरचेंज करो जिससे CH3 ऊपर आ जाए बेटा। तो जब CH3 ऊपर लाना है आपको, देखना, तो यहां OH, यहां F, यहां CH3, और इसका CH3 ऊपर लाइए तो यहां ये CH3 गया, यहां ये D आएगा, यहां ये H आएगा। अब चेक करो क्या दिया है, CH3HDOH, आइडेंटिकल है, तो इनैंशियोमर नहीं, आइडेंटिकल है। चेक करो, चेक करो बेटा, दोनों आइडेंटिकल हैं। क्लियर। दिस एंड दिस आर डाइस्टीरियो आइसोमर्स, बिल्कुल सही, क्योंकि ये आपको याद करो ये सिस फॉर्म है, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ये ट्रांसफॉर्म है, ये बिल्कुल डाइस्टियो आइसोमर्स होंगे। दिस एंड दिस आर होमोलॉगस। देखो क्या हुआ है, CHO HCl HBr, बीच में CH2 जुड़ गया, ये होमोलॉगस भी है। चेक करो, क्लियर। देख लो बेटा, गड़बड़ मत करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द काइरल मॉलिक्यूल। ध्यान सुनिएगा, काइरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। काइरल मॉलिक्यूल कभी भी पूछा हो ना, उसका मतलब काइरल सेंटर से नहीं है। काइरल मॉलिक्यूल मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। तो आप देखोगे ये स्पाइरो कंपाउंड है, यहां H है, यहां H है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होता है। स्पाइरो कंपाउंड में अगर इवन नंबर ऑफ रिंग होती हैं और ये टर्मिनल कार्बन अलग अलग होते हैं तो इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है। यहां तो दिख ही रहा है काइरल सेंटर है, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। चेक करो, इसके बाद यहां चेक करो कि भाई यहां क्या होगा। तो देखो, अगर आप इसका चेक करो बेटा कि यहां पे अपन अगर इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाएं कि भाई इसका फिशर प्रोजेक्शन क्या होगा, तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें ये है, ये देखो, चेक करो,
देखो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव आपको दिख ही रहा है, ये तो दिख ही रहा है, इसमें तो डाउट ही नहीं है। यहां पे अगर इसका आप फिशर बनाओ तो COH, ये वाला फ्रंट वाला COH, यहां OH, यहां H। अच्छा ये इक्लिप्स है, तो इक्लिप्स में क्या होगा, COH और यहां H, यहां OH। ये चेक करो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, चेक करो, ठीक है भाई। सीधा सा तरीका समझ में आ गया। इक्लिप्स में क्या होता है, जैसे इक्लिप्स है तो अपन ने नीचे देखा, ये नीचे था तो अपन ने यहां से स्टार्ट कर दिया, जो लेफ्ट में जो राइट में वो लिख दिया, क्योंकि इक्लिप्स है तो इसको जो ऊपर लाओगे तो जो लेफ्ट में लेफ्ट में, राइट में राइट में, चेक कर लो, क्लियर है। और अगर ये एंटी स्टैगर्ड होता तो फिर हम लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में कर देते, ठीक है। तो आंसर ABCD हो गया इसका। तो करा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ द एबव कंपाउंड। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर निकालना है तो सीधा सा तरीका होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो देखो ये एक रिंग है, 3 डबल बॉन्ड, एक रिंग, तो 4 5 6 7, 7 तो यहां होगा बेटा, और एक यहां 8, तो 8 आंसर आएगा, चेक करो, बहुत आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। एक इसमें और होगा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, उसी क्वेश्चन में है बेटा, बेसिक स्ट्रेंथ UTR का बताना है आपको, UTR का बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। देखो तो UTR में देखोगे आप तो यहां देखो, यहां पे ये सेकेंडरी एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है, R कहां है, R, ये R का N का लोन पेयर रेजोनेंस में, तो R तो सबसे कम होगा, यानी सबसे ज्यादा बेसिक होगा U के बाद होगा T के बाद होगा R, चेक कर लो, ये होगा इसका बेसिक ऑर्डर, ये देखिए UTR, चेक करो, ठीक है। ये देखिए मैच तो कॉलम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये आप देखोगे पूरे पेरीफेरी में 10 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो ये किसका हो गया, प्लेनर, ठीक है, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां देखोगे आप ये प्लेनर एरोमेटिक होता है पायरिडीन, और 4n+2 6 पाई इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ये आपका नॉन प्लेनर, अभी बताया थोड़ी देर पहले, यहां HH रिपल्शन होता है, याद करो, नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर हो गया, और कितने पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन तो 10 ही है बेटा, चेक करो। यहां देखोगे तो नॉन प्लेनर और 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ये देखो, चेक कर लो, यानी लिख देते हैं, ए का आंसर आया PR, बी का आंसर आया PR, सी का आंसर आया नॉन प्लेनर Q, और 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन तो दिख ही रहे हैं ना, तो R, डी का आंसर आया QS, चेक करो, ठीक है। अगला देखो, करा मैच द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। देखो यहां से आप देखोगे ये कंपाउंड है, फर्स्ट एंड सेकंड देखो, फर्स्ट सेकंड में देखोगे 1 2 3 4 कार्बन है, यहां देखोगे 1 2 3 4 कार्बन तो हैं, लेकिन पोजीशन बदल गई है, चेक करो, यहां मतलब एक प्रिंसिपल चेन बदल गई है, तो 1 2 3 4 की है, इसमें 1 2 3 की है, तो चेन, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड आर चेन आइसोमर्स, यानी कि पहले का तो ये होना ही है, चेक करो, क्लियर। अच्छा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी होंगे, तो यानी कि ए का आंसर आया P और S, चेक करो बेटा, P और S। फर्स्ट एंड थर्ड में देखो क्या है, 4 कार्बन है, यहां भी आपके 4 कार्बन है, चेक करो बेटा, ऐसे काउंट कर लो ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4, ये देखो, और यहां भी फर्स्ट प्रिंसिपल चेन तो सेम है, यानी पोजीशन में फर्क है, तो पोजीशन यानी R और स्ट्रक्चरल, तो B का आएगा आंसर पोजीशन एंड स्ट्रक्चरल। C चेक करो, C है बेटा फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये फर्स्ट 4 हैं, यहां फोर्थ में देखिएगा 3 ही है बेटा, 1 2 3, यानी यहां बदल गया, यानी ये मेटामर्स हो गया, तो C में Q एंड S, D में देखो सेकंड एंड थर्ड, सेकंड ये प्रिंसिपल चेन में है, सेकंड थर्ड, तो आप देखो यहाँ प्रिंसिपल चेन क्या है, 1 2 3 की है, यहाँ 1, ये तो क्या हो गया, चेन हो गया बेटा,
ये तो चैन और स्ट्रक्चरल, तो चैन और स्ट्रक्चरल का मतलब PS। चेक कर लो, क्यों? क्योंकि सेकंड देख लो ना, सेकंड यहां प्रिंसिपल चैन कितने की है? 3 की। यहां प्रिंसिपल चैन कितने की है? 4 की। तो 4 चैन हो गए सीधे। चेक करो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जैसे करा है इसमें कीटो इनॉल की, देखो इस एग्जैक्ट परसेंटेज बता पाना बहुत भारी चीज है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो हम रफली मैच करा लेंगे। देखो यहां पे इसमें क्या होता है कि जो इसका टॉटोमर्स होता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन यहां जो डबल बॉन्ड है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में, तो सी का आंसर लगभग 100%, सबसे ज्यादा इसी में होगा। और इसका आंसर आ जाएगा ये, चेक करो, इसमें निग्लेजिबल आता है। और ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है ये इस तरह एग्जिस्ट करता है, रिपल्शन के कारण ये रिवर्स हो जाता है, और इसमें जो इनॉल आता है वो ये आता है। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसलिए इसका जो इनॉल होता है वो भी निग्लेजिबल ही होता है। यानी हाँ 1-2% लिखा होता, 16% तो बहुत ज्यादा है। तो ए का आंसर हो गया आपका S, बी का आंसर हो गया R, सी का आंसर हो गया Q, ठीक है, और डी का आंसर भी हो गया S। ये देखो इसमें 10⁻³ -4% आता है बेटा एस्टल्डिहाइड का इनॉल, इसलिए वो निग्लेजिबल ही है। चेक करो, क्या भाई बात क्लियर हो गई? तो आपको मैंने काफी कोशिश की कि काफी सारे क्वेश्चन करा पाऊं, लेकिन बेटा मैं और भी करा सकता था, लेकिन टाइम का बाउंडेशन है, इसलिए यही लिमिट है, इतना ही करना है, ठीक है। कोशिश करूंगा कि आगे से जो ऑर्गेनिक आए उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊं, बट ध्यान रखना बेटा लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है ना, ठीक है। आपको क्योंकि कोशिश पूरी टीम की है, इसलिए पूरी टीम के मोटिवेशन के लिए आपको ये करना पड़ता है ना, और मेरे को भी कहना पड़ता है, क्योंकि बेटा थोड़ा सा टीम का काम है। टीम डिमोटिवेट हो गई तो ये पता चले पीपीटी जो बना रहे हैं वही लोग गड़बड़ कर दिए, फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है बेटा। चलिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैं अभी आपको एक नंबर दे रहा हूं, उस पर आज ही कॉल करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाएं और आप उससे लाभान्वित हों। नंबर लिख लीजिए 18002121 799।